everyone. We are study the polymer chapter. In previous class, I have explained you the introduction and classification of polymer, and our today's topic is types of polymerization reaction. So first we should know the meaning of polymerization term. So what is the meaning of polymerization? Polymerization means the process of polymer formation. ये हम लोगों ने फर्स्ट क्लास में भी डिस्कस किया था. The process by which a polymer is formed is defined as a polymerization. अब ये जो polymerization रिएक्शन होती है दैट मीन्स पॉलीमर के फॉर्मेशन की रिएक्शन ये टू टाइप्स की होती है. पॉलीमराइजेशन आर ऑफ टू टाइप्स, एडिशन पॉलीमराइजेशन और चेन ग्रोथ पॉलीमराइजेशन, कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन और स्टेप ग्रोथ पॉलीमराइजेशन. आज हम लोगों को एडिशन पॉलीमराइजेशन या चैन ग्रोथ पॉलीमराइजेशन को डिस्कस करना है. सो व्हाट इज एडिशन पॉलीमराइजेशन? सो व्हेन डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड कंटेनिंग मोनोमर्स आर joined together by the repeated addition, then a addition polymer will generate, and the process of formation of a addition polymer is defined as a addition polymerization. दैट मीन्स इसमें ऐसे मोनोमर्स पार्टिसिपेट करते हैं जो डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड्स को कंटेन करते हैं, और जब वो रिपीटेड एडिशन करेंगे तब आपका एडिशन पॉलीमर फॉर्म होगा, और इस होल प्रोसेस को हम क्या कहेंगे? एडिशन पॉलीमराइजेशन. इसमें जो मोनोमर पार्टिसिपेट करते हैं ये सेम टाइप के भी हो सकते हैं या डिफरेंट टाइप के भी हो सकते हैं. बट मोनोमर्स क्या होंगे? जनरली ये मोनोमर्स आपके एल्कीन्स होते हैं और एल्काडाइन्स होते हैं. अब ये जो एडिशन पॉलीमराइजेशन की प्रोसेस ये किस तरीके से होती है? सो एडिशन पॉलीमराइजेशन की प्रोसेस या तो फ्री रेडिकल के जनरेशन से होगी या आयोनिक स्पीसीज के जनरेशन से होगी. इसमें क्या जनरेट होते हैं? या तो फ्री रेडिकल मैकेनिज्म को फॉलो करेगा या फिर आयोनिक स्पीसीज के फॉर्मेशन को फॉलो करेगा. सो हमारा जो एडिशन पॉलीमराइजेशन होता है, मोस्ट ऑफ द एडिशन पॉलीमराइजेशन रिएक्शन कैसी होती है? जो फ्री रेडिकल मैकेनिज्म को फॉलो करती है. अब आगे हमें किसकी स्टडी करनी? फ्री रेडिकल मैकेनिज्म की. एक बात और समझ लें, इसे चेन ग्रोथ पॉलीमराइजेशन क्यों कहते हैं? इसलिए क्योंकि मोनोमर के रिपीटेड एडिशन के थ्रू कंटिन्यूसली एक लॉन्ग चेन का फॉर्मेशन हो जाता है. यहाँ कोई भी मॉलिक्यूल एलिमिनेट नहीं होता है. कंटिन्यूस लॉन्ग चेन के फॉर्मेशन के रीज़न से इसे चेन ग्रोथ पॉलीमराइजेशन कहा जाता है. और ये जो पॉलीमर बन रहा है किस मेथड से बनेगा, किस मैकेनिज्म से बनेगा? फ्री रेडिकल मैकेनिज्म से बनता है. दूसरी मैकेनिज्म भी इन्वॉल्व होती है जिसमें आयंस का फॉर्मेशन होता है, बट मोस्ट ऑफ द पॉलीमर्स किससे बनते हैं? फ्री रेडिकल मैकेनिज्म से बनते हैं. सो अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक देखने जा रहे हैं, फ्री रेडिकल मैकेनिज्म. फ्री रेडिकल मैकेनिज्म. ये जो फ्री रेडिकल मैकेनिज्म होती है इसके लिए आपको कुछ ऐसे मॉलिक्यूल चाहिए होते हैं जो केमिकल रिएक्शन को स्टार्ट कर सकें. और केमिकल रिएक्शन को स्टार्ट करने वाले या बिगिन करने वाले जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उन्हें कहा जाता है इनिशिएटर्स. इनिशिएटर टर्म का मीनिंग ही क्या है? जो स्टार्ट कर सके, जो स्टार्ट करने वाले हैं. सो फ्री रेडिकल मैकेनिज्म के लिए आपको इनिशिएटर्स चाहिए होते हैं. फ्री रेडिकल मैकेनिज्म दो तरीके से पॉसिबल है, या तो लाइट की प्रेजेंस में ये केमिकल रिएक्शन हो या फिर हीटिंग के थ्रू ये केमिकल रिएक्शन हो. दैट मीन्स आप थर्मल हीट उसे ट्रांसफर करो जिससे आपका केमिकल रिएक्शन स्टार्ट हो सके, या आप लाइट उसे प्रोवाइड करो तो मैकेनिज्म स्टार्ट हो सके, सो रिएक्शन स्टार्ट हो सके. सो सबसे पहले इनिशिएटर सी लाइट या हीट को एब्जॉर्ब करते हैं और केमिकल रिएक्शन स्टार्ट करते हैं. कोई भी फ्री रेडिकल मैकेनिज्म जो होती है वो 3 स्टेप्स में कंप्लीट होती है. सबसे फर्स्ट होता है इनिशिएशन, जो किसके थ्रू होता है? इनिशिएटर्स के थ्रू होता है. सेकंड होता है प्रोपेगेशन, जिसमें कंटिन्यूस चेन का फॉर्मेशन होता है. और थर्ड होता है टर्मिनेशन, जिसमें आपके पॉलीमर प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हो जाता है. सो ये जो इनिशिएटर्स होते हैं फर्स्ट स्टेप में आएंगे क्योंकि इनिशिएशन हो रहा है. इनिशिएटर्स ही हमारे क्या होते हैं? यहाँ पर कैटलिस्ट होते हैं.
अब किस टाइप के इनिशिएटर्स फ्री रेडिकल मैकेनिज्म में लिए जा सकते हैं? सो आपके इनिशिएटर्स हो सकते हैं बेंजोइल पेरोक्साइड, एसिटाइल पेरोक्साइड या टर्शियरी ब्यूटाइल पेरोक्साइड। टर्शियरी ब्यूटाइल पेरोक्साइड और भी हो सकते हैं। हमने 3 एग्जाम्पल देखे। जो इनिशिएटर इसमें लिए जाएंगे या तो वो बेंजाइल पेरोक्साइड टाइप के होंगे, एसिटाइल पेरोक्साइड या टर्शियरी ब्यूटाइल पेरोक्साइड। दैट मीन्स इसमें जो कैटलिस्ट है वो क्या है? एक पेरोक्साइड्स होते हैं। सो सबसे फर्स्ट स्टेज हम स्टार्ट करते हैं इनिशिएशन। कैसे एडिशन पॉलीमर का फॉर्मेशन स्टार्ट होता है? तो हमारे जो कैटलिस्ट होते हैं, इनिशिएटर्स होते हैं, उससे सबसे पहले हम लेते हैं और हम इसे बेंजोइल पेरोक्साइड के एग्जाम्पल से देखेंगे। C6H5COO C डबल बॉन्ड O C6H5 इज ए बेंजोइल पेरोक्साइड। हम चेन का इनिशिएशन किससे कर रहे हैं या मैकेनिज्म का स्टार्टिंग किससे कर रहे हैं? बेंजोइल पेरोक्साइड से कर रहे हैं। बेंजोइल BENZOYL बेंजोइल पेरोक्साइड। अब इससे किस टाइप का या कौन सा पॉलीमर हमें बनाना है ये भी हमें डिफाइन कर लेना चाहिए। तो हम लोग यहाँ डिफाइन कर लेते हैं। हम इस फ्री रेडिकल मैकेनिज्म में इथीन से पॉलीथीन का फॉर्मेशन करेंगे। ठीक है, तो सबसे फर्स्ट इनिशिएशन के लिए हमने बेंजोइल पेरोक्साइड ले लिया है। ये बेंजोइल पेरोक्साइड लाइट को एब्जॉर्ब करके या हीट को एब्जॉर्ब कर लेता है और इसमें होमोलाइटिक क्लीवेज होता है और होमोलाइटिक क्लीवेज के थ्रू यहाँ जो पेरोक्साइड बॉन्ड है वो ब्रेक हो जाएगा और शेयरिंग के दोनों इलेक्ट्रॉन दोनों ऑक्सीजन पर शिफ्ट हो जाएंगे। एक इलेक्ट्रॉन इस ऑक्सीजन पर और एक इलेक्ट्रॉन इस ऑक्सीजन पर और 2 इक्वल फ्रैगमेंट बन जाएंगे इस तरीके से। सो आपके फ्री रेडिकल का जनरेशन स्टार्ट हो चुका है, रिएक्शन इनिशिएट हो चुकी है। देन आगे ये मॉलिक्यूल फिर से एक क्लीवेज करेगा और अब इस क्लीवेज पर क्या होगा? इस क्लीवेज पर आपका 2 फिनाइल फ्री रेडिकल बनेंगे। एक बार अगर फ्री रेडिकल का फॉर्मेशन स्टार्ट हो जाता है तो रिएक्शन कंटिन्यूस चलती रहती है। अब फिनाइल फ्री रेडिकल बनते हैं प्लस 2 मॉलिक्यूल कार्बन डाइऑक्साइड गैस के निकलते हैं। क्यों? अगर हम इसे यहाँ इस तरीके से देखें, ये बॉन्ड ब्रेक होने पर कार्बन के पास एक ऑड इलेक्ट्रॉन हो जाएगा और एक ऑक्सीजन के पास, ये दोनों ऑड इलेक्ट्रॉन मिलके क्या कर लेंगे? डबल बॉन्ड बना लेंगे। और हमें पता है ये किसके स्ट्रक्चर है? कार्बन डाइऑक्साइड के स्ट्रक्चर है। तो किसका जनरेशन हुआ है इस स्टेप में, इनिशिएशन में? फिनाइल फ्री रेडिकल बनते हैं। अब ये फिनाइल फ्री रेडिकल जो होते हैं इथीन मॉलिक्यूल पर अटैक करते हैं। किस तरीके से? इस तरीके से फिनाइल फ्री रेडिकल इनिशिएशन स्टेप में इथीन मॉलिक्यूल पर अटैक करेगा और एक लार्जर फ्री रेडिकल जनरेट करेगा। यहाँ पे ये पाई बॉन्ड ब्रेक होता है, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ और एक इलेक्ट्रॉन यहाँ आता है। वो इलेक्ट्रॉन फिनाइल रेडिकल के साथ मिलकर बॉन्ड बना लेगा और यहाँ इस तरीके से क्या प्रेजेंट होगा? एक ऑड इलेक्ट्रॉन। दैट मीन्स एक लार्जर फ्री रेडिकल जनरेट हो गया। यहाँ आपका इनिशिएशन कंप्लीट हो जाता है। सो आपकी चेन क्या हो चुकी है? यहाँ पर इनिशिएट हो चुकी है। सो हम इसे बोल सकते हैं चेन इनिशिएशन। अब सेकेंड स्टेप हम लोगों की क्या होती है? प्रोपगेशन। प्रोपगेशन में क्या होता है? प्रोपगेशन में एक लॉन्ग पॉलीमर चेन का फॉर्मेशन होता है। कैसे? ये जो इनिशिएटिंग चेन है, ये इनिशिएटिंग चेन अदर एल्कीन मॉलिक्यूल्स या अदर इथीन मॉलिक्यूल्स पर अटैक करती है और अपने से बड़ा, दैट मीन्स और लार्जर फ्री रेडिकल को जनरेट करती है। इस तरीके से 2 CH2 थे, 2 CH2 और ऐड हो गए। यहाँ पर क्या होगा? एक फ्री रेडिकल, तो ये लार्जर फ्री रेडिकल जनरेट हुए। इस तरीके से कंटिन्यूअस n नंबर ऑफ इथीन मॉलिक्यूल ऐड हो जाएंगे और n नंबर ऑफ इथीन मॉलिक्यूल के ऐड होने पर एक प्रोपेगेटिंग चेन जनरेट होगी और वो चेन कुछ इस तरीके से होगी। हम यहाँ हॉलेन लिख देंगे, CH2 CH2 फ्री रेडिकल या ऑड इलेक्ट्रॉन। अब आप देखें
कि यहाँ CH2 थे, एक इथिन ऐड होने पर CH2 ग्रुप ऐड हो गया है, या यहाँ से समझ लें CH2 ग्रुप ऐड हो गया है। इससे हर बार एक इथिन मॉलिक्यूल के ऐड होने पर CH2 यूनिट ऐड होती जाएगी। सो दैट मीन्स इस तरीके से अगर हम यहाँ देखें, सो चेन हमेशा कैसे इंक्रीज होगी, ऐसे CH2 फिर दूसरा मॉलिक्यूल आएगा तो CH2 फिर एक और इथिन अटैच होगा तो CH2 और अगर एंड हमने किया है तो इस तरीके से हो सकता है। तो हर बार एडिशन किसका हो रहा है, इस CH2 यूनिट का यहाँ पर क्या हो रहा है, इंक्रीमेंट हो रहा है। सो हम इसे किस तरीके से लिख सकते हैं, C6H5 CH2 होल एन CH2 ऑड इलेक्ट्रॉन। क्यों, क्योंकि हमने n नंबर ऑफ मॉलिक्यूल ऐड करे थे। अगर 3 नंबर ऑफ मॉलिक्यूल ऐड करते डायरेक्ट तो 1 2 और 3 ऐड हो जाता है, इस अगर यहाँ से देखा जाए तो। और इससे देखते हैं तो हमने 2 मॉलिक्यूल ऐड किए हैं यहाँ तक पहुँचने के लिए। सो n नंबर ऑफ एल्किन मॉलिक्यूल ऐड होंगे तो CH2 होल एन करके हम चेन को लिख सकते हैं, और ये होगी आपकी प्रोपेगेटिंग चेन। अब आपकी चेन तो प्रोपोगेट हो चुकी है, अब क्या होगा, फाइनल प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होगा। जब ये लार्जर फ्री रेडिकल चेन या प्रोपोगेटिंग चेन आपस में ऐड हो जाएंगी तो आपका पॉलीमर फॉर्म हो जाएगा। सो अब हम देखेंगे टर्मिनेशन। ये टर्मिनेशन की कई मेथड होती है, हमें जो सिलेबस में दी है वो डिसप्रोपोर्शनेशन है। हम इस पॉलीमर चेन को यहाँ लिखते हैं C6H5 CH2 हॉल N CH2 ऐसी सेम पॉलीमर चेन को हम नीचे भी लिखेंगे C6H5 CH2 होल N CH2। अब इन दोनों को आपको ऐड कर देना है, और ऐड करके हम क्या कर देंगे, C6H5 CH2 होल N CH2। क्लियर है। अब इसको बिल्कुल रिटर्न करके लिख दो आप। CH2 सबसे पहले लिखें, देन इस CH2 को लिखना है, देन इस CH2 को लिखना है, इस तरीके से होल N लगा देंगे, एंड लास्ट क्या रिमेनिंग है C6H5। तो ये क्या बन गई आपकी पॉलीमर चेन, ये आपका क्या बन गया है, पॉलीमर। इससे अगर हमें और सिंपल वे में लिखना है या हमारे लिए ये लिखना कॉम्प्लिकेटेड हो जाए, कभी हम 1 CH2 या 2 CH2 में गड़बड़ कर दें, तो हमें क्या करना चाहिए, दोनों पॉलीमर चेन को सीधा यहाँ से कनेक्ट करके लिख दीजिए ऐसे C6H5, कोई कंफ्यूजन ही नहीं, CH2 होल N CH2 लिखा वही है जो ऊपर है, बट नीचे वाला हमारे लिए क्यों इजी है, दोनों चेन को एक जैसा लिख करके बस बॉन्ड बनाना है दोनों टर्मिनल CH2 पर। सो ये आपके पॉलीमर का फॉर्मेशन हो चुका है। दैट मीन्स एडिशन पॉलीमर का फॉर्मेशन हमने किससे देखा, फ्री रेडिकल मैकेनिज्म से देखा है, जो 3 स्टेप में कंप्लीट होती है, इनिशिएशन, प्रोपोगेशन एंड टर्मिनेशन। और इनिशिएशन किसके थ्रू पॉसिबल है, कैटलिस्ट के थ्रू पॉसिबल है। रिएक्शन को स्टार्ट करने के लिए हमें कुछ ऐसे कैटलिस्ट चाहिए होते हैं जिनके बॉन्ड इजीली ब्रेक हो जाएं। सो इसके लिए जो कैटलिस्ट यूज होते हैं वो बेंजोइल पेरोक्साइड, एसीटल पेरोक्साइड या टर्शियरी ब्यूटाइल टाइप के पेरोक्साइड होते हैं। और सबसे पहले वो सनलाइट की प्रेजेंस में या हीटिंग के थ्रू फ्री रेडिकल्स बनाते हैं, और वो फ्री रेडिकल्स फिर आपके एल्किन या अल्काडाइन मॉलिक्यूल पर अटैक करते हैं। हमने जो फ्री रेडिकल मैकेनिज्म देखी है वो इथिन के केस में देखी है, और इथिन से हमने किसका फॉर्मेशन देखा है, पॉलीथीन का फॉर्मेशन देखा है। एडिशन पॉलीमराइजेशन देखने के बाद आज का हमारा टॉपिक क्या है, प्रिपरेशन ऑफ सम इम्पॉर्टेंट एडिशन पॉलीमर्स। सो सबसे पहले हम लोग जो पॉलीमर देख रहे हैं वो है हमारा फर्स्ट पॉलीथीन। आपको फर्स्ट किसका फॉर्मेशन करना है, पॉलीथीन। ये जो आपका पॉलीथीन एडिशन पॉलीमर होता है, एक्चुअल में ये 2 टाइप्स का होता है। आपकी जो पॉलीथीन होती है वो 2 टाइप्स की होती है, टाइप्स ऑफ पॉलीथीन।
अभी दो टाइप क्या होते हैं ये हम लोगों ने डिस्कस किया था जब हम लोगों ने क्लासिफिकेशन पढ़ा था, क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर। तो आपका एक लीनियर पॉलीमर था और एक ब्रांच्ड पॉलीमर। लीनियर पॉलीमर में मैंने आपको एचडीपी एक एग्जांपल दिया था, ब्रांच्ड पॉलीमर में मैंने आपको एलडीपी एक एग्जांपल दिया था। वही एचडीपी और एलडीपी को आज हम डिस्कस कर रहे हैं। तो पॉलीथीन की दो टाइप क्या होते हैं, एक होती है आपकी लो डेंसिटी पॉलीथीन, इसी लो डेंसिटी पॉलीथीन को हम क्या कहते हैं, एलडीपी शॉर्ट में। ठीक है, तो नेक्स्ट टाइम हम इतना लंबा नहीं बोलेंगे लो डेंसिटी पॉलीथीन। अब मैं बार बार क्या वर्ड यूज करूंगी, एलडीपी। तो एलडीपी का फॉर्मेशन कैसे होता है, एलडीपी के फॉर्मेशन के लिए इसी तरीके से हम देखेंगे उसकी प्रिपरेशन कि आपने इथीन मॉलिक्यूल लिया है, एन नंबर ऑफ इथीन मॉलिक्यूल लेते हैं हम लोग। अब क्योंकि एडिशन पॉलीमर है दैट मीन्स आपको किसकी रिक्वायरमेंट होगी, कैटेलिस्ट की। यहाँ पर कैटेलिस्ट हमारा कोई भी पेरोक्साइड कैटेलिस्ट हो सकता है। अब ये जो लो डेंसिटी पॉलीथीन होती है बहुत हाई प्रेशर पर जनरेट होती है और इसका जो हाई प्रेशर होता है वो 1000 से 2000 ATM प्रेशर होता है। यहाँ जो पॉलीथीन बन रही है वो 1000 से 2000 ATM प्रेशर पर बन रही है। जो टेम्परेचर होता है वो होता है 350 से 570 केल्विन के बीच के टेम्परेचर पर आपका पॉलीथीन जनरेट होता है। और इस तरीके से हम यहाँ क्या लिख देंगे, अब इथीन से, ये हम लोगों ने इथीन मॉलिक्यूल लिए थे, किसका जनरेशन हो गया, आपका पॉलीथीन का जनरेशन हो गया। यहाँ पर जो पॉलीथीन बनती है वो हाईली ब्रांच्ड होती है, हाईली ब्रांच्ड पॉलीथीन का फॉर्मेशन होता है। जो लो डेंसिटी पॉलीथीन होती है वो हाईली ब्रांच्ड पॉलीथीन होती है। अब इसका प्रॉपर्टी क्या होता है लो डेंसिटी पॉलीथीन का, तो लो डेंसिटी पॉलीथीन जो होती है वो केमिकली इनर्ट होती है, टफ होती है, बट टफ होने के साथ क्या होती है, ये फ्लेक्सिबल, एंड इलेक्ट्रिसिटी की ये क्या होती है, पुअर कंडक्टर होती है। सो पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। सो हम लोग क्या देख रहे हैं, हम लोग प्रॉपर्टी देख रहे हैं पॉलीथीन की। क्या है पॉलीथीन, लो डेंसिटी पॉलीथीन की प्रॉपर्टी, केमिकली इनर्ट, टफ होती है बट फ्लेक्सिबल होती है, और इलेक्ट्रिसिटी की क्या होती है, पुअर कंडक्टर होती है। अब हमें क्या देखने हैं, इसके यूजेस देखने कि लो डेंसिटी पॉलीथीन एलडीपी के क्या यूजेस होते हैं। सो एलडीपी का यूज किया जाता है इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ टॉयज, इन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ टॉयज, टॉयज बनाने के लिए इसका यूज होता है। टू मेक फ्लेक्सिबल पाइप्स, क्योंकि ये फ्लेक्सिबल होती है, टफ तो है फ्लेक्सिबल, सो इसका यूज कहाँ होता है, फ्लेक्सिबल पाइप्स बनाने में इसका यूज होता है। स्क्वीज बॉटल, स्क्वीज बॉटल्स दैट मीन्स आपकी जो पिचकू बॉटल्स होती हैं वो पिचकू बॉटल्स, स्क्वीज बॉटल्स बनाने में किसका यूज होता है, लो डेंसिटी पॉलीथीन का यूज होता है। एलडीपी का फोर्थ यूज कहाँ होता है, इन द इंसुलेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल वायर। अब इलेक्ट्रिकल वायर पर जो कोटिंग होती है वो तो हम लोग जानते हैं, अगर इलेक्ट्रिकल वायर पर कोटिंग नहीं हो तो वो हमारे लिए प्रोटेक्टेड नहीं है, हम उसका यूज ही नहीं कर सकते हैं फिर तो। सो जो उस पर कोटिंग यूज हो रही है वो कोटिंग किसकी बनी होती है, आपकी एलडीपी की बनी होती है। सो एलडीपी इज यूज फॉर द इंसुलेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल वायर। सो ये हमने लो डेंसिटी पॉलीथीन देखा जो हाईली ब्रांच्ड होती है, जो जिसकी क्वालिटी इतनी बेटर नहीं होती है। अब हम क्या देखते हैं, हाई डेंसिटी पॉलीथीन। ये हाई डेंसिटी पॉलीथीन दैट मीन्स एचडीपी और एलडीपी में क्या डिफरेंस है, जो एलडीपी होती है वो हाईली ब्रांच्ड होती है, उसकी जो रिएक्शन कंडीशन होती है वो बहुत हार्ड होती है, हमें जो प्रेशर है प्रिपरेशन का वो बहुत हाई है, 1000 to 2000 प्रेशर। वहाँ जो कैटेलिस्ट यूज होते हैं वो पेरोक्साइड कैटेलिस्ट हैं। सो हाई डेंसिटी पॉलीथीन और एलडीपी का एक डिफरेंस क्या है, यहाँ जो कैटेलिस्ट यूज होते हैं वो होते हैं आपके जिगलर नाटा कैटेलिस्ट। जिगलर नाटा कैटेलिस्ट इट इज द मिक्सचर ऑफ ट्राई इथाइल एल्यूमिनियम एंड टाइटेनियम टेट्राक्लोराइड, C2H5 होल थ्राइस एल्यूमिनियम और TiCl4 के मिक्सचर को हम क्या कहते हैं, जिगलर नाटा कैटेलिस्ट कहते हैं। सो इसमें कैटेलिस्ट चेंज हो जाते हैं। यहाँ जो रिएक्शन में प्रेशर होगा, इस कैटेलिस्ट के प्रेजेंस में रिएक्शन कंडीशन इतनी फेवरेबल हो जाती है कि आपका प्रेशर कितना होता है रिएक्शन का, ओनली 6 to 7 ATM प्रेशर।
इवन आपकी जो टेम्परेचर रेंज है वो भी बहुत शॉर्ट हो जाती है और चेंज हो जाती है। 333 से 343 केल्विन टेम्परेचर के बीच ही क्या हो जाएगा, आपके प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हो जाएगा। जबकि पहले अगर हम एलडीपी को देखें तो एलडीपी के कैटलिस्ट क्या थे, तो एलडीपी के कैटलिस्ट थे पेरोक्साइड कैटलिस्ट। वहां जो प्रेशर यूज हो रहा था वो पी कितना था आपका 1000 to 2000 atm। टेम्परेचर रेंज क्या थी, तो टेम्परेचर रेंज थी 350 to 570 केल्विन। और यहाँ पर तीनों में डिफरेंस है, कैटलिस्ट जिगलर नाटा कैटलिस्ट है। प्रेशर कितना हो गया 6 to 7 atm प्रेशर हो गया। टेम्परेचर कितना हो गया 333 to 343। किस टाइप का पॉलीमर होता है ये, तो ये लॉन्ग स्ट्रेट चेन पॉलीमर है। अब इसको एलडीपी से कंपेयर किया जाए, पूछ सकते हैं कभी डिफरेंस, तो वो किस टाइप का पॉलीमर है, एक ब्रांच्ड पॉलीमर है। यही एग्जांपल भी देखा था ना हमने क्लासिफिकेशन में। अब हम एचडीपी का फॉर्मेशन करते हैं। आपके प्रिपरेशन वाली रिएक्शन सेम है, सिर्फ आपको एरो पर अपने जो भी आपने लिया है, दैट मीन्स कैटलिस्ट लिए हैं, टेम्परेचर है और प्रेशर है, ये रिएक्शन कंडीशंस चेंज हो जाएगी। हम यहाँ लिख देंगे जिगलर नाटा कैटलिस्ट, प्रेशर हो जाएगा आपका 6 to 7 atm और टेम्परेचर रेंज हो जाएगी 333 to 343 केल्विन। ये हम जो रिएक्शन देख रहे हैं जनरल प्रेजेंटेशन देख रहे हैं, क्योंकि हमने ब्रांच्ड बनाई नहीं थी वहाँ पर, हमको सिर्फ सिंपल फॉर्म में एक्सप्रेस करना है। सो दिस इज इथीन और ये आपका बन गया है पॉलीथीन। अब एरो पर रिएक्शन चेंज करने पर ये क्या हो गई है आपकी, कौन सी पॉलीथीन है आपकी, एचडीपी होती है, जो कैसी होती है, लॉन्ग चेन के फॉर्म में होती है। अब इस एचडीपी की प्रॉपर्टीज क्या है, इस एचडीपी की प्रॉपर्टीज हम लोग देखते हैं। पहली प्रॉपर्टी सेम है, ये भी एलडीपी की तरह क्या होती है, केमिकली इनर्ट होती है। दैट मीन्स इस पर एसिड बेस का कोई इफेक्ट नहीं होगा। ये भी इलेक्ट्रिसिटी की क्या होती है, पुअर कंडक्टर होती है, या ऐसा लिखना चाहिए, पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। थर्ड इसके लिए वो टफ थी बट फ्लेक्सिबल थी, और ये क्या है, टफ एंड हार्डर। एक और डिफरेंस हो गया, वो टफ और फ्लेक्सिबल होती है, ये टफ और हार्डर होती है। अब इसका यूज कहाँ होता है, तो इसका यूज होता है डस्टबिन बनाने में, यूज्ड टू मेक, डस्टबिन बनाने में यूज होता है इसका यूज बॉटल्स बनाने में होता है, पाइप्स बनाने में इसका यूज होता है, बकेट्स बनाने में इसका यूज होता है। आप 2-3 यूजेस याद रख सकते हैं। इससे हम क्या बनाएंगे, इससे हम बकेट्स बना सकते हैं, डस्टबिन बना सकते हैं, बॉटल्स बनाने में इसका यूज होता है, पाइप्स बनाने में इसका यूज होता है। ये हमारी पॉलीथीन कंप्लीट हो गई है, एचडीपी और एलडीपी विथ डिफरेंस हम लोगों ने देख लिए। अब हम लोगों का जो सेकेंड पॉलीमर है, वो सेकेंड पॉलीमर है आपका पॉली टेट्रा फ्लोरोइथीन। ये पॉली टेट्रा फ्लोरोइथीन को हम शॉर्ट में बोलते हैं टेफ्लॉन, और एग्जाम में भी आपसे ये इसी नाम से पूछा जाएगा, पॉली टेट्रा फ्लोरोइथीन, इट मीन्स टेफ्लॉन। अब ये टेफ्लॉन कैसे प्रिपेयर होता है, आपको क्या लेना है, यहाँ पर चारों हाइड्रोजन को रिप्लेस करके आप उसकी प्लेस पर क्या लगा दें, 2H2 की प्लेस पे फ्लोरीन लगा दीजिए। ये आपका क्या हो गया है, टेट्रा फ्लोरोइथीन हो गया है। अब इस टेट्रा फ्लोरोइथीन को आपको कैटलिस्ट लेना है। यहाँ पर जो कैटलिस्ट यूज होते हैं वो भी क्या होते हैं, आपके पेरोक्साइड टाइप के कैटलिस्ट ही यहाँ पर यूज होंगे, या फिर पर सल्फेट टाइप के कैटलिस्ट भी आप इसमें ले सकते हैं। हम लोगों को जनरली सिर्फ क्या लिख देना है, कैटलिस्ट लिख देना है। साथ में ये जो रिएक्शन होती है किस पर होती है, हाई प्रेशर पर होने वाली रिएक्शन है। टेम्परेचर लिख लेना है, हाई प्रेशर लिखना है। क्या होगा, डबल बॉन्ड हटा करके दोनों साइड पर बॉन्ड बना देना है और उसको इस तरीके से बंद करके होल एन लिख देना है। ठीक है, n नंबर ऑफ टेट्राफ्लोरोइथीन कंबाइन हुए थे, क्योंकि वो n नंबर में थे, बहुत सारे थे, पोली थे, तो अब ये क्या बन गया है, पोली टेट्रा
टेट्राफ्लोरोइथीन। ये पॉली टेट्राफ्लोरोइथीन कैसी होती है? अगर हम इसकी प्रॉपर्टी देखें तो ये भी कैसी होती है? इनर्ट होती है। एंड सेकेंड है इसका रेजिस्टेंस टू अटैक बाय कॉरोसिव सब्सटेंस या कॉरोसिव रिएजेंट। ठीक है, सो ये नेचर में कैसी होती है? इनर्ट होती है और इस पर कॉरोसिव रिएजेंट्स का कोई भी अटैक नहीं होता है। अब इस टेफ्लॉन का यूज कहाँ होता है? तो टेफ्लॉन का यूज होता है टू मेक गैस्केट्स बनाने में इसका यूज होता है। ये गैस्केट्स क्या होते हैं? ये गैस्केट्स आपने कहाँ देखी होगी? ये फ्लेक्सिबल प्लेट्स होती हैं। ये फ्लेक्सिबल प्लेट हमने देखी, जैसे कुकर की जो रिंग है आपकी, इस गैस्केट्स का मीनिंग होता है जहां दो सरफेस होती है और वहां हमें एयर के ट्रांसफर को रोकना है या एयर लीकेज को रोकना है, तो लीकेज रोकने के लिए जो प्लेट्स यूज की जाती हैं उन्हें गैस्केट्स कहते हैं। और जनरली ये जो टेफ्लॉन की बनी होती है वो गैस्केट्स फ्लेक्सिबल होती है। कुछ गैस्केट्स ऐसे होते हैं जो बहुत हार्ड होते हैं और फ्लेक्सिबल नहीं होते हैं। जो टेफ्लॉन से बने गैस्केट्स होते हैं जो लीकेज रोकने के लिए बनाए जाते हैं वो कैसे होते हैं? फ्लेक्सिबल होते हैं। अब कैसे याद रख सकते हैं इसे हम? कि हमारे कुकर में जो रिंग यूज हो रही है वो क्या है? गैस्केट्स है। सेकेंड इसका यूज होता है, इसका यूज सील बनाने के लिए भी होता है, टू मेक सील्स। अब वहां पर एयर लीकेज को रोकना है और तो दैट मीन्स ये किस फॉर्म में भी यूज की जा सकती है? सील बनाने के लिए भी यूज होती है। और थर्ड और इम्पॉर्टेंट यूज है टेफ्लॉन का, इसका यूज नॉन स्टिक यूटेंसिल की सरफेस बनाने में किया जाता है। नॉन स्टिक सरफेस कोटेड यूटेंसिल्स, इसका यूज कहाँ किया जाता है? नॉन स्टिक सरफेस कोटेड यूटेंसिल बनाने में किया जाता है। दैट मीन्स जो नॉन स्टिक सरफेस होती है वो किसकी होती है? आपकी टेफ्लॉन की बनी होती है। बहुत इंपॉर्टेंट यूज है नॉन स्टिक सरफेस। पूछा जाए अगर हमसे कि नॉन स्टिक सरफेस बनाने में किस पॉलीमर का यूज किया जाता है, तो नॉन स्टिक सरफेस बनाने में टेट्राफ्लोरोइथीन, दैट मीन्स पॉलीटेट्राफ्लोरोइथीन टेफ्लॉन का यूज किया जाता है। और अगर यूज पूछ ले तो एक और यूज हमारे लिए क्या है इंपॉर्टेंट? गैस्केट्स या सील, दोनों को एक साथ ही लिखना चाहिए। यूज टू मेक सील्स एंड गैस्केट्स। क्लियर है हम लोगों के लिए? पॉलीटेट्राफ्लोरोइथीन। अब पॉलीटेट्राफ्लोरोइथीन के बाद में, दैट मीन्स टेफ्लॉन के बाद थर्ड एडिशन पॉलीमर जो है हमारा वो है पॉली एक्राइलोनाइट्राइल। अब क्या बनाना है हमें? पॉली एक्राइलो है ना, पॉली एक्राइलोनाइट्राइल बनाना है। अब ये पॉली एक्राइलोनाइट्राइल क्या होता है? इसके लिए आपको लेना है CH2 डबल बॉन्ड CHCN। इस कंपाउंड को हम क्या कहेंगे? एक्राइलोनाइट्राइल। ये होता है आपका एक्राइलोनाइट्राइल। दैट मीन्स हमने क्या किया? इथीन के एक हाइड्रोजन को CN से रिप्लेस कर दिया और इसके कितने नंबर लेने हैं आपको? N नंबर लेने हैं। अब यहाँ पर आपको क्या लिखना है? ये पॉली एक्राइलोनाइट्राइल भी किसकी प्रेजेंस में होने वाली रिएक्शन है? कैटेलिस्ट की प्रेजेंस में होने वाली रिएक्शन है। अब किसका फॉर्मेशन होगा? तो हम लोगों को पता है CH2 CHCN इस तरीके से बन करके होल एन लिख देना है। सो एक्राइलोनाइट्राइल किस में कन्वर्ट हो गए? पॉली एक्राइलोनाइट्राइल में कन्वर्ट हो गए। इस पॉली एक्राइलोनाइट्राइल को शॉर्ट में क्या कहा जाता है? पॉली के लिए P, एक्राइलो के लिए A और नाइट्राइल के लिए हम क्या लिखते हैं? N। तो इस पॉली एक्राइलोनाइट्राइल को शॉर्ट में क्या कहा जाता है? पेन कहा जाता है। अब हमें इस पॉली एक्राइलोनाइट्राइल के सिर्फ क्या देखने? यूजेस देखने कि पॉली एक्राइलोनाइट्राइल कहाँ यूज होता है। सो आपका जो पॉली एक्राइलोनाइट्राइल होता है वो कमर्शियल फाइबर के फॉर्म में यूज होता है। कमर्शियल फाइबर, किस टाइप के कमर्शियल फाइबर्स होते हैं ये? तो ये ऑर्लोन टाइप के कमर्शियल फाइबर्स होते हैं या एक्राइलेन टाइप के कमर्शियल फाइबर्स होते हैं। ये ऑर्लोन या एक्राइलेन टाइप के कमर्शियल फाइबर्स क्या हैं? जिनका यूज स्वेटर बनाने में होता है, जिनका यूज ब्लैंकेट बनाने में यूज होता है, जिनका यूज आपके ट्रैक सूट बनाने में होता है,
ठीक है। जिनका यूज़ आपके सॉक्स बनाने में होता है वो क्या होता है आपका पॉली एक्राइलोनाइट्राइल। सो पॉली एक्राइलोनाइट्राइल जो कि आपके साइनो डेरिवेटिव है, इथिन का साइनो डेरिवेटिव, उससे फॉर्म होता है। और इसका यूज़ कहाँ होता है, कमर्शियल फाइबर ऑर्लोन या एक्राइलिन के फॉर्म में होता है। ये ऑर्लोन या एक्राइलिन क्या है, ये ऑर्लोन और एक्राइलिन फाइबर जो होते हैं उसी से स्वेटर बनता है, उससे ब्लैंकेट भी बनाया जा सकता है, उससे आपका ट्रैक सूट भी बनाया जा सकता है, उससे आपका सॉक्स भी बनाए जा सकते हैं और दूसरे मटेरियल्स भी इससे बनाए जा सकते हैं। हमने कुछ लिमिटेड यूज़ देखे हैं कि हमारा जो कमर्शियल फाइबर पेन होता है वो ऑर्लोन या एक्राइलिन के नाम से जाना जाता है। दैट मीन्स ये स्वेटर, ब्लैंकेट, ट्रैक सूट या सॉक्स का मटेरियल क्या है, कौन सा फाइबर यूज हुआ उसमें ऑर्लोन या एक्राइलिन फाइबर यूज हुआ है। सो ये हम लोगों ने थर्ड टाइप के पॉलीमर पढ़े हैं, पॉली एक्राइलोनाइट्राइल। अब इसके बाद हमें 3 और डिस्कस करने हैं। नेक्स्ट है हम लोगों का पॉलीप्रोपीन, फोर्थ है हम लोगों के लिए पॉलीप्रोपीन। सो पॉलीप्रोपीन क्या होगा, दैट मीन्स जो प्रोपीन का पॉलीमर हो। अब आपका प्रोपीन क्या होता है, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2। इस प्रोपीन के कितने नंबर लेने हैं आपको, N। क्या देखना है यहाँ पर, क्या रखना है, कैटेलिस्ट। या कैटेलिस्ट की प्लेस पर आप क्या भी लिख सकते हैं, कैटेलिस्ट प्लस आप क्या लिख सकते हैं, पॉलीमराइजेशन। कैटेलिस्ट और पॉलीमराइजेशन दोनों को लिखते हैं, N नंबर में लिया क्योंकि ये एल्कीन की प्रॉपर्टी है तो ये CH3 कंबाइन नहीं होगा, इसलिए आप इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, CH2 CH3 डबल बॉन्ड CH2, क्योंकि क्योंकि ये CH3 पार्ट जो है वो कंबाइन नहीं होने वाला है। इसे हम इस तरीके से लिखेंगे, CH सिंगल बॉन्ड CH2, जैसे हम किसे लिखते थे, इथिन को लिखते थे। अब ये CH3 यहाँ ब्रांच के फॉर्म में इस तरीके से रहेगा, इसलिए हम किस तरीके से समझें इसको, इस तरीके से लिखेंगे तो बाद में प्रोडक्ट बनाने में हमें प्रॉब्लम फेस नहीं करनी होगी। ये आपके जो प्रोपीन थे किस में कन्वर्ट हो गए हैं, पॉलीप्रोपीन में। अच्छा, इससे किस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है, तो इससे क्वेश्चन पूछा जाता है कि पॉलीप्रोपीन का मोनोमर बताओ और इसकी स्ट्रक्चर बताओ। पॉलीथीन का मोनोमर बताइए और इसकी स्ट्रक्चर बताइए। टेफ्लॉन में कौन सा मोनोमर यूज हो रहा है, उसकी स्ट्रक्चर क्या है, ये क्वेश्चन हमसे एग्जाम में पूछे जाएंगे। यूजेस बहुत कम पूछे जाते हैं, जनरली मोनोमर और उसकी स्ट्रक्चर ही हमसे पूछी जाती है। इसका यूज कहाँ होता है, तो इसका यूज होता है इन द मैन्युफैक्चर ऑफ रॉक्स बनाने के लिए इसका यूज होता है, टॉयज बनाने के लिए यूज होता है, इसका यूज फाइबर्स बनाने में भी होता है, पाइप्स बनाने में भी इसका यूज होता है। तो हम लोग देख रहे हैं जनरली जो हमारा LDP और HDP का यूज था उससे इसका यूज काफ़ी मैच हो रहा है, जैसे टॉयज बनाने में, पाइप्स बनाने में। अगर कुछ ऐड हो गया नया तो फाइबर्स बनाने में और रोप्स बनाने में। इवन इस पॉलीप्रोपीन से डस्टबिन भी इस पॉलीप्रोपीन से आपके डिस्पोजल भी बनाए जाते हैं। आपकी जो प्लेट्स होती हैं, जो डिस्पोजल प्लेट्स होती हैं, वो भी इससे बनाई जाती है, जो हम जनरली नाश्ते के लिए या खाने के लिए यूज़ करते हैं जब भी कोई बड़ा फंक्शन होता है। सो वो डिस्पोजल प्लेट्स और डिस्पोजल ग्लास जो होते हैं वो किसके थ्रू बनाए जाते हैं, आपके पॉलीप्रोपीन के थ्रू बनाए जाते हैं। और नेक्स्ट है अब इसी सीरीज में हमारा पॉलीस्टायरीन। अब ये पॉलीस्टायरीन कैसे होता है, सो हमारा इथीन मॉलिक्यूल जो है, उस इथीन मॉलिक्यूल पर एक हाइड्रोजन हटा करके आपको क्या लगा देना है, स्टायरीन लगा देना है, आपको क्या लगा देना है, बेंजीन रिंग लगा देना है, C6H5 फिनाइल ग्रुप लगा देना है और इसके N नंबर लेने हैं। इसी मॉलिक्यूल को हम क्या बोलते हैं, स्टायरीन बोलते हैं। CH2 डबल बॉन्ड CH और एक हाइड्रोजन हटा करके जो फिनाइल रिंग हमने लगाई है उसे हम क्या कहेंगे, पूरे मॉलिक्यूल को मिला के स्टायरीन। अब स्टायरीन बनाने के लिए भी आप क्या लिख दो यहाँ पर, कैटलिस्ट एंड पॉलीमराइजेशन। अब क्या होगा यहाँ पर, देखो डबल बॉन्ड इस तरीके से हट जाएंगे और ये स्टायरीन किस में कन्वर्ट हो जाएगा, आपके पॉलीस्टायरीन में कन्वर्ट हो जाएगा। अब इस पॉलीस्टायरीन का यूज कहाँ होता है, सो इसके यूज यहां देख लेते हैं हम लोग। इस पॉलीस्टायरीन का यूज होता है आपके इंसुलेटर के फॉर्म में यूज किया जाता है।
इंसुलेटर जैसे हम लोगों ने एलडीपी का यूज देखा था कि इलेक्ट्रिकल वायर्स के इंसुलेशन में यूज होता है, इसी तरीके से इस पॉलीस्टायरीन का यूज भी इंसुलेशन में होता है। आपका जो गिफ्ट पैकिंग मटेरियल आता है, आपका रैपिंग मटेरियल, वो रैपिंग मटेरियल किसका बना होता है? पॉलीस्टायरीन का बना होता है। रेडियो और टीवी कैबिनेट्स जो होते हैं, रेडियो एंड टीवी कैबिनेट्स, वो किसके बने होते हैं? आपके स्टायरीन के बने होते हैं। उसकी जो बॉडी होती है, प्लास्टिक बॉडी, वो किसकी बनी होती है? वो स्टायरीन की बनी होती है। साथ ही इसका एक और यूज है, इसका यूज भी टॉयज बनाने के लिए किया जाता है। जैसे हमारे एलडीपी और एचडीपी का यूज हो रहा था, एज इट इज इसका यूज भी टॉय बनाने के लिए होता है। तो यहाँ पर दो कॉमन टाइप्स हैं इसके, या दो कॉमन यूज है, इंसुलेटर और टॉयज। और दो नए यूज हमने क्या पढ़े? एक तो रैपिंग मटेरियल और एक हमने पढ़ा रेडियो एंड टीवी कैबिनेट बनाने में। अब हम लोगों का लास्ट एडिशन पॉलीमर आ रहा है, उसके साथ ही हमारा टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। एंड सिक्स्थ इज पीवीसी, पॉली विनाइल क्लोराइड, जिसे शॉर्ट में क्या कहा जाता है? पीवीसी। अब ये पॉलीविनाइल क्लोराइड क्या होता है? तो ये पॉलीविनाइल क्लोराइड क्या रहेगा? आपका CH2, इथीन का एक हाइड्रोजन हटा करके क्लोरीन लगा दो, तो ये क्या बन गया आपका? विनाइल क्लोराइड। अब इस विनाइल क्लोराइड के N नंबर लिए हमने, वही एरो पर क्या लिखना आपको? सेम, पॉलीमराइजेशन, कैटलिस्ट, और किसका फॉर्मेशन कर देंगे हम? आपके पॉली विनाइल क्लोराइड का फॉर्मेशन कर देंगे, जिसे शॉर्ट में हम क्या कहेंगे? पीवीसी कहेंगे। ये पीवीसी बहुत इंपॉर्टेंट है। कैसे? इसका यूज कहाँ होता है? तो इसका यूज होता है आपके रेनकोट बनाने में, यूज टू मेक रेनकोट। रेनकोट बनाने में इसका यूज होता है। आपके हैंड बैग्स जो होते हैं, प्लास्टिक के हैंड बैग्स, वो हैंड बैग्स बनाने में इसका यूज होता है। थर्ड है आपका विनाइल फ्लोरिंग। विनाइल फ्लोरिंग आपको याद है, हम लोग जनरली जो प्लास्टिक का कारपेट यूज करते हैं घर पर, जहाँ कहीं फर्श को हमें प्रोटेक्ट करना होता है, या हमारा फर्श अच्छा नहीं है, फ्लोरिंग अच्छी नहीं है, तो उस फ्लोर को बचाने के लिए, वहाँ पर फ्रिक्शन नहीं हो, तो फ्रिक्शन से रोकने के लिए हम किसका यूज करते हैं? वहाँ पर एक प्लास्टिक कारपेट का यूज करते हैं। वो प्लास्टिक कारपेट किसका बना होता है? आपका विनाइल फ्लोरिंग का। आई थिंक वो आपके माइंड में समझ में आ रहा होगा कि ये किस तरह का मटेरियल है। सो विनाइल फ्लोरिंग के लिए इसका यूज किया जाता है। एंड लास्ट यूज है इसका वाटर पाइप्स बनाने में इसका यूज किया जाता है। सो विनाइल फ्लोराइड का यूज रेनकोट, हैंड बैग्स, विनाइल फ्लोरिंग और वाटर पाइप्स बनाने में होता है। दिस इज पॉलीविनाइल क्लोराइड। तो टोटल हमने कितने पढ़े? 6 पढ़े। पॉलीथीन, जिसमें हमने एचडीपी और एलडीपी पढ़ा। सेकंड हम लोगों ने टेफ्लॉन के बारे में स्टडी किया। थर्ड हम लोगों का था पॉली एक्राइलोनाइट्राइल यानी पेन। फोर्थ हम लोगों का था पॉलीप्रोपीन। फिफ्थ हम लोगों का था पॉलीस्टायरीन। और 6 हम लोगों का आपके सामने है पीवीसी। ऐसे हमने 6 पॉलीमर्स के बारे में पढ़ा है आज, प्लस फ्री रेडिकल मैकेनिज्म पढ़ी है।